हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम है प्रतीक और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी कंटिन्यूटी इन सीरीज के अंदर, जहां हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री न्यूज को लेके। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री न्यूज जो हमारा ये ऑलमोस्ट पांचवा सेशन है और आपने बहुत ही उम्दा प्रतिसाद दिया है, तो हम उससे मन से आभारी है। और आपकी यूपीएससी सीएससी की जो तैयारी है उसमें कहीं खलेल ना पहुंचे, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, और आपकी जो सीएसई की जो पूरी की पूरी 2024 के एग्जाम है उसको लेके हिस्ट्री का रिवीजन कैसे किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, उसकी सीरीज का ये पांचवें सेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कर रहा हूं। अभी तक हमने हिस्ट्री न्यूज के तहत बहुत सारे एरियाज को कवर कर चुके हैं। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हिस्ट्री न्यूज एंड विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री न्यूज हमने मेनली आज जो देखना है वो कल्चर के ओरिएंटेशन में देखेंगे। कल्चर में खास करके हम लोग देखेंगे विजुअल आर्ट्स को। विजुअल आर्ट्स के कंटेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पेंटिंग्स को और हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जहां हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि कौन से पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स न्यूज के अंदर है। दूसरी कहानी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी साहित्य अकादमी अवार्ड है, या पद्म अवार्ड आपको पता होगा। वी विल सी कि भारत रत्न अवार्ड इस बार दिए गए हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में बैकवर्ड लिंकेज से सवाल आ सकते हैं। तीसरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल पोर्शन ऑफ लैंग्वेजेस इन न्यूज। खास करके क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जे को लेके बंगाली लैंग्वेज की मांग हो रही है, तो बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर सवाल आ सकता है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी को। आज हम लोग पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे एशियाटिक सोसाइटी नाम की संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहां से भी आ सकता है। इनफैक्ट आज हम लोग क्लास के अंदर ईयरबुक के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ईयरबुक में जो कल्चर का जो चैप्टर है उसको भी मैंने आज के सेशन के अंदर कवर करके रखा है, तो इसको आप जरूर से अटेंड करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ये टॉपिक को, सो दैट आपकी सीएससी की जो तैयारी है उसमें कोई भी बात जो है अधूरी ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज फिर से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल पोर्शन अबाउट द हिस्ट्री इन न्यूज। हिस्ट्री न्यूज के बारे में हम लोग आज के क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के विजुअल आर्ट्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा जा सकता है। पर पढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। आप अगर मुझे फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज फॉलो मी ऑन दी एप्लीकेशन इटसेल्फ। ये क्यूआर कोड अगर आप देख रहे हो, ये क्यूआर कोड को स्कैन करिए और मेरे लाइव क्लासेस को आप अटेंड करिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा यूपीएससी सीएससी के अंदर। एंड मैं आपको जरूरत से कहूंगा कि आप हमारे फ्री क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लास होते हैं जो फ्री में अवेलेबल है, इसको भी आप अटेंड करेंगे। मुझे फॉलो जरूर से करिएगा, ये मेरी प्रोफाइल है, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो जरूर से ये कोड पी एन लाइव को यूज करिएगा। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आपको मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सीसेट के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैचेस है। वन सब्सक्रिप्शन कवर्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। जी हाँ दोस्तों, हिंदी इंग्लिश जो लोग बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी मैं कवर यहाँ पे करवाऊंगा। और मेरी टीम है, हमारे साथ फेलो एजुकेटर्स है, टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे आपकी सीएससी की जर्नी के अंदर। तो चलते हैं आगे और देखते हैं पार्ट 5 ऑफ हिस्ट्री न्यूज के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मेनली विथ रिस्पेक्ट टू विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के ऊपर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे, कल्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में। पर्सनालिटीज हमने देख लिए है, एक और सेशन इसके ऊपर मैं बाद में लूंगा, वो है मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। वो टॉपिक हमारा थोड़ा बहुत बाकी है, पर मुझे लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी वी कैन कवर अप इंटरेस्टिंग पोर्शंस एज वेल, तो जरूर से उसको भी हम लोग करेंगे। खैर चलते हैं आगे। और हिस्ट्री न्यूज में मेनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ रेफरेंस टू द टॉपिक्स रिलेटेड टू द टॉयज। अब देखिए, कल्चर को लेके, हैंडीक्राफ्ट को लेके खास करके जो बातें चल रही है वो पेंटिंग्स को लेके है, हैंडीक्राफ्ट को लेके है। एक पेंटिंग के बारे में अभी आपको बहुत ही डिस्कशन चल रही है, वो है रुद्रगिरी नाम की जगह के अंदर। जी हाँ दोस्तों, रुद्रगिरी नाम की जगह के अंदर। अब देखिए कि नॉर्मली हमें एंशियंट म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो भीमबेटका को हम लोग जरूर से याद रखते हैं, राइट। फिर म्यूरल पेंटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं विजयनगर डायनेस्टी के अंदर लेपाक्षी मंदिर के बाहर भी आपको म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, या सीता नवसल की केव्स के अंदर मिल जाएंगे। तो एक जगह अभी न्यूज के अंदर है जिसका नाम है रुद्रगिरी, है ना। एक जगह अभी न्यूज के अंदर है जिसका नाम क्या है, रुद्रगिरी। Rudragiri is actually a place which is located in the Telangana region, एंड इंटरेस्टिंगली ये वो जगह है जहां काकटिया डायनेस्टी एक टाइम के ऊपर रूल किया करती थी। तो काकटियास, अगर आपको पता होगी, वारंगल नाम की जो प्लेस है वहां से ये लोग रूल कर रहे थे।
एंड वी विल फाइंड कि काकटिया डायनेस्टी के समय के ही आपको ये म्यूरल्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये जो म्यूरल्स है, ये म्यूरल्स में खास करके रामायण की थीम आपको मिलेगी सर। ओके, तो पेंटिंग के कंटेक्स्ट में विजुअल आर्ट में एक तो रुद्रगिरी का नाम याद रखेगा, दूसरा काकटिया म्यूरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, काकटिया डायनेस्टी के बारे में। तो काकटिया डायनेस्टी यू माइट बी अवेयर अबाउट इज अ डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग ओवर वारंगल, और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इनके यहाँ मार्को पोलो ने भी विजिट किया था करीबन 13 सेंचुरी के अंदर। ये उसी पीरियड के ये म्यूरल्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। खासियत ये है कि ये मीसोलिथिक एरा के म्यूरल्स के ऊपर सुपर इम्पोज किए गए हैं। मतलब मीसोलिथिक यानी कि भीमबेटका के समय, भीमबेटका या बाकी कोई भी प्लेस आप देख लो, आदमगढ़ है या लाहगणज आप देख लोगे सर, ठीक है। तो वैसी मीसोलिथिक साइट जहां पे पेंटिंग बना करते थे सर, ओके, वो पेंटिंग्स के ऊपर से सुपर इम्पोज किए गए पेंटिंग्स है। दिस आर द पेंटिंग्स विच आर सुपर इम्पोज। तो पहले किसी ने एक ऑलरेडी पेंट किया हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा पेंट किया गया है, इसके लिए उसको सुपर इम्पोजिशन के रूप में कंसीडर किया गया है, राइट। और ये अभी मिल के आया है, बेसिकली इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको यहां से मिलता रहता है। तो वी विल फाइंड कि रुद्रगिरी कहां पे आया है, याद रखिएगा इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो यूपीएससी यहां से सवाल निकालेगा कि भाई वेर इज रुद्रगिरी लोकेटेड, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ईस्टर्न घाट्स के अंदर है सर, ठीक है। खासियत यह है कि इट इज द म्यूरल वर्क विच इज बिलोंगिंग टू द काकटियाज। ओके, और काकटिया डायनेस्टी के द्वारा हमें यह पता चलता है कि रामायण थीम की पेंटिंग्स आपको मिलेगी। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे हनुमान जी की पेंटिंग ड्रॉ की गई है। सो देयर इज दिस पेंटिंग विच इज एक्चुअली ड्रॉन ऑफ हनुमान जी, और हनुमान जी को दर्शाने की कोशिश की गई चित्र के द्वारा। ये इंटरेस्टिंग पेंटिंग की आपको थीम देखने को मिलती रहती है। ओरिजिनल पेंटिंग जो था वो मीसोलिथिक पीरियड से बिलोंग कर रहा था। कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा था? मीसोलिथिक। अब देखिए यहाँ से दो प्रकार के सवाल बनेंगे, राइट। एक आपको पूछा जाएगा मीसोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में। अब देखो मीसोलिथिक पेंटिंग्स के कंटेक्स्ट में आपको साइट्स पूछी जा सकती है। तो क्या रुद्रगिरी एक मीसोलिथिक साइट है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताइए कि कैन वी कंसीडर रुद्रगिरी एज मीसोलिथिक साइट, से यस और नो सर, है ना। अभी आप बता सकते हो कि क्या रुद्रगिरी को हम मीसोलिथिक साइट के रूप में कंसीडर करेंगे? जरूर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई वहां मीसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स थे। उसके ऊपर काकटियास जब शासन के ऊपर आए तो काकटियास ने अपने चित्र बनाए सर, ठीक है। So once the Kakatiyas came to power, they started making their own paintings as well. Understood this part, okay? तो रुद्रगिरी ओरिजिनली माइट बी ए मिसोलिथिक साइट। वहां पे मिसोलिथिक एरा के पेंटिंग्स बने, फिर उसके बाद काकटियास जब सत्ता के ऊपर आए तो काकटियास ने अपने चित्र बनाने की शुरुआत की सर, ठीक है। तो इनके रूलर थे गणपति देवा। क्या नाम था? गणपति देवा सर, ठीक है। इनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि पेंटिंग्स बनाए गए हैं। नेचुरल रॉक केव्स आपको देखने को मिलते रहते हैं, ये खासियत है। और दूसरे मिसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स अगर आपको पता होगा तो भीमबेटका और लखुदियार के अंदर आपको मिलेंगे। लखुदियार कहां पे आया है? उत्तराखंड के अंदर, और भीमबेटका एमपी के अंदर। भीमबेटका इज आल्सो दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए गणपति देव के बारे में, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए काकटियास के बारे में, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए रामायण थीम के बारे में, राइट, ओके। तो जो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के ही इर्द गिर्द बनने की शक्यता है। सो द नेचर एंड द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड इन दिस कंटेक्स्ट ओनली सर, ओके। तो रुद्रगिरी याद रहेगा सबको। मीसोलिथिक एरा प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स की थीम आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लखुदियार के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो दिस आर द 5-6 एरियाज जहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग उसी को ही याद रख रहे हैं। ये पहला एक सवाल है सर, ठीक है। तो दूसरी, गणपति देव प्रताप रुद्र करके एक राजा थे, अगर आप देखोगे उनकी ही यहाँ रुद्रमा देवी करके क्वीन हुआ करती थी। रुद्रमा देवी के कोर्ट में ही कौन आया था? मार्को पोलो आया था। काकटियास के द्वारा एक टेंपल बहुत ही पॉपुलर अभी हुआ है, वो है रमप्पा टेंपल सर, ठीक है। रमप्पा टेंपल क्यों है? क्योंकि रमप्पा टेंपल इज नाउ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर, ओके। तो इसके लिए हम लोग याद रखते हैं। इनफैक्ट काकटिया डायनेस्टी जो है वो शैविज्म को काफी पेट्रोनेट देती है। द काकटियास विल बी गिविंग पेट्रोनेट टू शैविज्म। ऐसे हमको आर्किटेक्चर और मेनली जो थीम ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है काकटिया डायनेस्टीज में, उसे देख के लग रहा है सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, रुद्रगिरी के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें आपको मिलती रहेगी। इसके सिवाय वी विल कम टू नो अबाउट अजंता, अभी न्यूज में है। तो एक फोटोग्राफर है, काइंड ऑफ आर्टिस्ट है, जिनका नाम है बिनोय के बहल, है ना। इन्होंने वी विल सी कि अजंता को लेके वी विल सी कि एक एग्जीबिशन पब्लिश किया था। एग्जीबिशन का मतलब है कि उन्होंने पूरा अजंता के ऊपर रिसर्च किया, नए जो पेंटिंग्स थे उसके ऊपर काम किया, और जो पुराने पेंटिंग्स थे खास करके उसको आज की तारीख में जो वर्ल्ड लाइमलाइट हम लोग कह सकते हैं वहां पे लेके आए हैं, राइट, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए अजंता के बारे में। वी शुड बी अवेयर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अजंता। हमें ये पता होना चाहिए कि अजंता किस किस पीरियड के अंदर से निकल के आई थी और कौन सी डायनेस्टी ने। तो सवाल बिनोय बहल से तो आएगा नहीं सर, ओके।
अजंता पेंटिंग्स के बारे में आपको पता होगी, तो अजंता, एक तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट, ओके। दूसरी कहानी आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वाघोरा नदी के किनारे आई है। कौन से नदी के किनारे? वाघोरा रिवर के किनारे आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तीसरी कहानी, इसमें 29 केव्स है। खास करके इसके अंदर आप देखोगे 25 विहार है और 4 के आसपास चैत्य आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। सो देर आर 25 विहार एंड 4 चैत्यस इन अजंता, ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज नोन फॉर द म्यूरल आर्ट पेंटिंग, जिसमें फ्रेस्को टेक्निक का यूज किया गया है। कौन सा है? फ्रेस्को टेक्निक। फ्रेस्को टेक्निक की खासियत क्या है कि ये वेट सरफेस के ऊपर, यानी कि मॉइस्ट सरफेस के ऊपर पेंट एप्लीकेशन किया जा सकता है। ये उसकी एक खासियत आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। दूसरी कहानी, इसमें बुद्धिस्ट इंफ्लुएंस काफी है। ज्यादातर पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट है। ये बुद्धिस्ट में इनिशियली आपको हीनयान इन्फ्लुएंस देखने को मिलता रहता है और इसके बाद महायान इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो अजंता पेंटिंग्स के ऊपर से आपको सवाल क्या आएगा? अजंता पेंटिंग्स को एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, उसको उसको कहते हैं मध्य देश स्कूल ऑफ पेंटिंग। एक्चुअली गुप्ता पीरियड के अंदर बाग नाम की गुफाएं है, अगर आपको पता होगा, बाग केव्स, बाग आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस है सर, ठीक है, एमपी के अंदर है। वहां पे भी जो पेंटिंग्स बने हैं गुप्ता पीरियड के, और अजंता के अंदर भी जो पेंटिंग बने गुप्ता पीरियड के, उसको मध्य देश स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। तो दिस कैन बी एन आंसर, दिस कैन बी अ क्वेश्चन एज वेल कि मध्य देश किसको कहा जा सकता है। दूसरा, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दी अजंता की कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। अब देखिए, अजंता केव्स की खासियत यह है कि एक से ज्यादा डायनेस्टीज ने इसको पेट्रोनेट दिया। सातवाहनास ने दिया, वाकेटकास ने दिया, गुप्तास ने दिया सर, ठीक है। आखिर में कल्याणी चालुक्यस भी आपको अजंता के अंदर पेट्रोनेट देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ थीम है, खास करके बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जातक थीम इसमें बहुत ही वी विल सी की हाईलाइट होती है। जातक थीम का मतलब है कि जो जातक कथाएं है या जो जातक स्टोरीज है, उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। द जातक स्टोरीज हैज बीन हाईलाइटेड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। ये अजंता की आपको एक खासियत आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। दूसरी कहानी, अजंता में जैसे केव नंबर 2 है और केव नंबर 10 है, वो सबसे ओल्डेस्ट केव के रूप में कंसीडर करते हैं। फिर केव नंबर 16 है, 17 है, वहां पे अलग अलग वेराइटी ऑफ पेंटिंग है। जैसे बुधा अपने घर पे वापिस आए, कपिला वस्तु आए होते, एक बहुत फेमस पेंटिंग है। फ्लाइंग अप्सरा नाम की एक बहुत फेमस पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी पेंटिंग की थीम के अंदर आपको क्या कह सकते हैं, एक नंदा की स्टोरी है जो बुद्धा के कजिन हुआ करते थे। सो देर आर वेराइटी ऑफ थीम्स एंड पेंटिंग्स अवेलेबल एट अजंता केव्स। प्लीज रिमेंबर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अजंता, और अजंता की कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है बहुत सारी सवाल सर, ठीक है। तो इसमें अप्सराओं की पेंटिंग है, अलग अलग प्रकार की थीम आपको मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंगली अजंता के अंदर ही खाली म्यूरल नहीं है, ये याद रखना सर, ठीक है। म्यूरल आर्ट जो वॉल की सरफेस के ऊपर पेंटिंग किए गए हैं, वो आपको बादामी की गुफाओं में भी मिलेंगे और तांजोर के अंदर भी मिलेंगे। बादामी बादामी बेसिकली किसने बनाई थी? चालुक्यस के द्वारा, राइट। तो वेस्टर्न चालुक्यस हुआ करते थे, पुलकेशिन टू हुआ करता था, जिसका कैपिटल ही था वाटापी या बादामी। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड तांजावुर, अगर आपको याद होगा तो ये चोलास का मूलतः से कैपिटल था, इंपीरियल चोलास का। और ये जो इंपीरियल चोला डायनेस्टी जब सत्ता के ऊपर आई, तो इन्होंने तांजोर में आर्किटेक्चर बनाया था, टेम्पल्स बनाए थे, उसकी वॉल के ऊपर भी आपको म्यूरल्स देखने को मिलते रहेंगे सर, ठीक है। तो म्यूरल आर्ट आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर द म्यूरल आर्ट इन इंडिया। भारत में म्यूरल चित्रकला को लेके इनमें से कौन सी जगह बड़ी फेमस है? तो हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए, वाटापी है, बादामी है, अजंता है, बाग है, उसमें तांजोर है सर, ठीक है ना। तो ये सब कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ आपको मिलता रहेगा। ये सब कंटेक्चुअल वे में था आर्टिकल को लेके। पेंटिंग के रिलेटेड एक और न्यूज आया है, वो है तांजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग को लेके। तांजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग सर, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है सीमा सेठी। अब आर्टिस्ट का नाम तो यूपीएससी पूछता नहीं है, पर न्यूज में आर्टिकल में ये पूछा गया था, इन दिल्ली सीमा सेठीज एग्जीबिशन सेलिब्रेट्स इंडियाज मॉन्यूमेंट्स इन तांजावुर स्टाइल सर, ठीक है ना, समझे क्या पूछा गया है। सीमा सेठी नाम की एक आर्टिस्ट है, एक कोई कलाकार है जो अलग अलग प्रकार की आर्ट फॉर्म्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है इंडियन हिस्ट्री को। उन्होंने जो भी कला को दिखाया वो तांजोर स्कूल से दिखाने की कोशिश की है, तांजोर स्टाइल से सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि सेठी यूजेस तांजोर पेंटिंग और थांजावुर पेंटिंग टेक्निक एंड मिक्स्ड मीडिया टेक्निक फॉर डिपिक्टिंग सर्टेन आर्ट फॉर्म्स, ओके। तो हमें सीमा सेठी क्या बनाती है वहां से सवाल नहीं आएगा,
हमको सवाल वहां से आएगा कि व्हाट इज द तांजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग, व्हाट इज द थांजावुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब देखिए तांजावुर या तांजोर यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द इंपीरियल चोलास, तो हमको पहला सवाल तो वहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि चोला डायनेस्टी के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। सेकेंडली, तांजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग किसने बनवाई थी, तो याद रखना कि देखो जो इंपीरियल चोलास बनाते हैं वो अलग प्रकार की पेंटिंग थी। तांजावुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो बनने की शुरुआत हुई प्रॉपरली वो मराठाओं के समय पे हुई। अब आप पूछोगे कि सर मराठास कब आए साउथ इंडिया के अंदर, मराठास तो महाराष्ट्र में रूल किया करते थे, राइट। तो याद रखना कि द मराठास केम टू पावर प्रिसाइसली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 1670s में जब उनका राज्यभिषेक हुआ और जब वो प्रोमिनेंस के ऊपर आए तो उसके बाद उन्होंने अपना फोकस दक्षिण की तरफ किया था। तो जिंजी तांजोर वाले रीजन में उन्होंने मराठा रूलर्स की एस्टेब्लिशमेंट की, इनफैक्ट जिंजी का फोर्ट भी बनवाया था। तो इस कंटेक्स्ट में और इस बैकग्राउंड के अंदर वी विल कम टू नो कि तांजोर वाली जो जगह है वहां पे हमें ये पता चलता है कि ये जो मराठा रूलर्स थे उन्होंने वी विल फाइंड कि इसको डेवलप किया सर, ओके। तो सरवजी महाराज करके एक रूलर हुआ करते थे, इनका नाम याद रखेगा। तांजोर पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी हमारे लिए फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि क्या तांजोर स्टाइल इंडिजिनस है या तांजोर स्टाइल बेसिकली फॉरेन इन्फ्लुएंस से सटा हुआ पेंटिंग है। जैसे पहाड़ी पेंटिंग के बारे में आप देखोगे तो पहाड़ी पेंटिंग के लिए ऐसा कहते हैं कि पहाड़ी पेंटिंग जो है वो इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस कम है सर, ठीक है। तो वही कहानी आपको तांजोर स्कूल से भी क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द केस विद तांजोर स्कूल, ओके। तो तांजोर स्कूल क्योंकि दक्षिण भारत में है, इट हैज इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेरियस सराउंडिंग्स, ओके। सो देयर वाज अ विजयनगर एम्पायर, राइट। देयर वाज द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ डेक्कनी इन्फ्लुएंस, ओके। तो उससे भी इन्फ्लुएंस आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सारा वैरायटी इन्फ्लुएंस आपको मिलता है। लेटर ऑन इसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आया। अब इसमें कलर कौन से यूज होते हैं, तो याद रखना एक तो गोल्डन कलर बहुत यूज होता है, ग्लास का यूज बहुत होगा सर, ठीक है। ग्लास पेंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो एक तो गोल्डन कलर आपको देखने को मिलता रहता है तांजोर स्कूल के अंदर। दूसरा ग्लास पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास का भी उपयोग किया जाता है फॉर द डिपिक्शन। एंड वी विल फाइंड कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्टनिंग पैलेट्स बनाने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ग्लास पेंटिंग टेक्निक करते हैं, ये चाइनीज स्टाइल से थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इसमें सवाल आएगा कि ये लोकल भी है और फॉरेन इन्फ्लुएंस से भी बेसिकली डेवलप हुआ पेंटिंग है, अंडरस्टूड। तो तांजोर स्कूल से पेंटिंग से यही तीन चार सवाल आएंगे कि भाई तांजोर स्कूल ऑफ पेंटिंग किसने बनवाया। तो सी बेसिकली सरोजी महाराज का कंट्रीब्यूशन आपको पूछा जा सकता है। कौन थे, मराठा रूलर थे। उसकी एक स्पेसिफिकली उसको जीआई टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग के रूप में हम उसको पहचानते हैं, बड़ा प्रोमिनेंस है उसका सर, ठीक है। एंड विजयनगर और मराठा दक्कन के कंटेक्स्ट में भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट, ओके। तो तांजोर स्कूल के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। खैर, इसके सिवाय तीसरा जो अभी न्यूज में है वो है बसोली सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, वी विल सी कि बसोली पिछले क्लास के अंदर भी न्यूज में था, क्योंकि देयर वाज अ आर्ट क्यूरेटर कॉल्ड एज बी एन गोस्वामी साहब, ही पास्ड अवे प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ महीनों पहले। और गोस्वामी साहब की खासियत यह है कि उन्होंने पहाड़ी पेंटिंग के क्यूरेशन में बहुत काम किया है। अभी बसोली पेंटिंग जो है जो कश्मीर के अंदर बन रहा है, जम्मू कश्मीर वाला सर, ठीक है। तो वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बसोली पेंटिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ गेट अ जीआई टैग सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई इसके कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है एंड व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें तो बसोली पेंटिंग के बारे में पता हो जाना चाहिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बसोली पेंटिंग एंड इज इट इंडिजिनस और फॉरेन इन्फ्लुएंस विथ रिस्पेक्ट टू पेंटिंग। तो याद रखना कि बसोली इज इंडिजिनस, ये पहाड़ी स्कूल का सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और खासियत ये है कि जब कांगड़ा में या कांगड़ा या गुलेर स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले सबसे पहले जो स्कूल बनी थी आर्ट फॉर्म में वो बसोली आर्ट फॉर्म ही बनी है, हमको क्लियर हो जाना चाहिए सर, ओके। वी विल फाइंड कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत बनाए हैं, इसमें म्यूरल्स कम बने हैं। और वहां के जो रूलर्स है संग्राम पाल और किरपाल राजा सर, ठीक है, राजा किरपाल। तो इनके द्वारा वी विल कम टू नो की पेंटिंग्स बनवाए गए, इनका नाम भी हमको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी इसकी थीम क्या है, तो थीम देखिए पहाड़ी पेंटिंग में वही थीम है, रस मंजरी करके एक किताब लिखी गई थी सर, ठीक है, भानु दत्त के द्वारा। या रसिक प्रिया करके एक बुक लिखी गई थी केशव दास के द्वारा। बिहारी के द्वारा लिखी गई थी सत्ता साई सर, ठीक है ना, समझे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे और दो किताबों के नाम, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको सवाल आएगा कि भाई हु वर दिस पीपल सर, ठीक है। दे वर ऑथर्स
बिहारी भानुदत्त एंड रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसने लिखी थी? केशव दास के द्वारा। किसके द्वारा? केशव दास के द्वारा सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि इन तीनों की थीम के आधारित, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पेंटिंग्स बने हैं। इसमें रामायण है, महाभारत है, गीत गोविंद है जयदेव की सर, ठीक है, और राधा कृष्ण की जो स्टोरीज है, इनकी थीम के आधारित हमको पेंटिंग्स देखने को मिलते रहेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। तो जम्मू के स्थित जो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। और भी शाखाएं हैं आपको, कांगड़ा स्कूल, डोगरा स्कूल, जम्मू स्कूल, है ना। जम्मू में बसोली के पास वाला जो है उसको जीआई टैग मिला है। एक आपको हिमाचल के साइड में भी पेंटिंग्स आपको डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ये याद रखेगा, फैक्चुअल डेटा के रूप में हम लोग को जीआई टैग बसोली पेंटिंग, पिछले क्लास में बीएन गोस्वामी साहब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था सर, ठीक है। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि दूसरी जो टॉपिक्स कल्चर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, वो मुझे लग रहा है हमें देख लेना चाहिए। वो है विथ रिस्पेक्ट टू द हैंडीक्राफ्ट, ओके ना, हैंडीक्राफ्ट के कंटेक्स्ट में। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट के कंटेक्स्ट में इंटरेस्टिंगली टॉयज को लेकर चर्चाएं हो रही है। अब टॉयज के बारे में मैंने ऑलरेडी जब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 लिया था एक हफ्ते पहले, उसमें भी टॉयज के बारे में बात किया है सर, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टॉयज विच वर यूज्ड इन वन ऑफ द एग्जीबिशन सर, ठीक है। एक और आर्टिकल टॉयज को लेके आया था, और आर्टिकल ऐसा आया था कि 80 को पक्का टॉयज आर सीइंग रिसर्जेंस, बट हु विल शेप द फ्यूचर सर, ठीक है ना, समझे। आपको ये सवाल आ सकता है, भारत के अलग अलग विस्तारों में अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, राइट, ओके। तो ये आर्टिकल एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ टॉयज के बारे में आया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज से 3 एक साल पहले मन की बात में ये कहा था कि भारत में जो खिलौनों का उद्योग है वो लोकल होना चाहिए, ना कि फॉरेन होना चाहिए। फॉरेन का मतलब है कि कोई विदेशी को हम लोग क्यों मौका दे कि भारत से खिलौने उद्योग का वो डेवलपमेंट करे सर, ठीक है। लेट द इंडियन पीपल शुड डेवलप देयर ओन टॉय इंडस्ट्री, राइट, ओके। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर एक बेंगलोर के पास खिलौने बनते हैं लकड़े के, जरा कमेंट सेक्शंस के अंदर बताइएगा, क्योंकि वो मैसूर के टीपू सुल्तान जो था राजा, उसने भी वो खिलौने को पैट्रोनेट किया था। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले सेशन में बताया है, वो कौन से टॉयज का प्रकार है, मैंने आपको हिंट दे दी है। एक और टॉयज का प्रकार न्यूज में है जिसका नाम है एटिकोप्पा टॉयज, ओके। अब यूपीएससी माइट आस्क यू कि ये कहाँ पे है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनको जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है, बैकवर्ड लिंकेज से सवाल आएंगे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि एटिकोप्पा टॉयज जो है वो अंकपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? अंकपल्ली डिस्ट्रिक्ट। अब अंकपल्ली या अनकपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज नोन फॉर द स्तूपा आर्ट, इट इज बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश, एंड इट इज नोन फॉर द रॉकेट स्तूपा। रॉकेट स्तूपा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे स्तूप बने हैं, ज्यादातर स्तूप जो है वो मट्टी के ढेर के रूप में या ईंटों के ऊपर से एक टिल्ला बना के वो स्तूप को बनाया गया है। अंकपल्ली के या अनकपल्ली के जो स्तूप है सातवाहना पीरियड से बिलोंग करते हैं। दे आर द लार्जेस्ट स्टॉक रॉकेट स्तूपा इन द कंट्री सर, ओके। वहां से ही ये एटिकोप्पा का टॉयज आपको मिल जाएंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। तो दो प्लेसेस आपको इसके साथ न्यूज में है, अंकपल्ली, दूसरा है एटिकोप्पा टॉयज। ये कौन से है? ये लकड़े से बनते हैं, वुडन कार्विंग का आर्टिफैक्ट बनाया जाता है सर, ठीक है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और तीसरी खासियत आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि इसमें कोई शार्प एजेस नहीं होते हैं, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ शार्प एजेस। तो उसको राउंडिंग कर दिया जाता है, उसको चारों तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा गोलाकार देने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। तो वी शुड नो अबाउट द टॉयज, हमें टॉयज के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। एटिकोप्पा टॉयज, अंकपल्ली या अनकपल्ली जो जगह है उसके बारे में हमको क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी रिसर्जेंस है एक और लकड़े के टॉयज के बारे में, मैंने बताया टीपू सुल्तान ने उसको पेट्रोनेट दी थी। कर्नाटका के अंदर के बड़े फेमस टॉयज है, और वो कौन से नाम है जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है सर, ठीक है। दूसरी हैंडीक्राफ्ट के अंदर आपको चल रही है नामडा सर, ठीक है। अब देखिए नामडा आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि पीआईबी में इसका आर्टिकल आया था हैंडीक्राफ्ट को लेके। अब हैंडीक्राफ्ट में तो क्या, साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी सर, ठीक है। मतलब आप देखोगे इतनी सारी साड़ियां है, इतनी सारी टेक्सटाइल है, इतनी सारी हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट आपको मिलेगा। तो इनमें से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो अभी कंटेक्चुअल वे में हमें याद रखना है वो है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में सर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में नामडा आर्ट बहुत ही फेमस है हैंडीक्राफ्ट का।
उसको रिवाइव किया गया है बाय द स्किल इंडिया प्रोजेक्ट। अब आपको एक सवाल यहाँ से आ सकता है कि व्हाट इज द स्किल इंडिया प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, वो आप गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको करवाने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो योजनाओं वाला पार्ट है। मुझे आपको खाली ये बताना है कि नामडा आर्ट की खासियत क्या है, अंडरस्टैंड, ओके। सेकेंडली, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में ये लिखा गया है सर, ओके। क्योंकि जब नामडा आर्ट की हम लोग क्या कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी अभी फिर से रिवाइव हुई, तो उसको प्लेटफॉर्म दिया गया ऑन द वर्ल्ड यूथ स्किल डेज, ओके। तो यूपीएससी ने पिछले साल पूछा था नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, इस बार पूछ सकता है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब आता है ना, कि भारतीय युवा या दुनिया भर के जो भी युवा है उनको स्किल किस दिन दी जाती है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, जिसने डाइंग नामडा आर्ट को पॉपुलराइज किया। ये कहां से है? नामडा आर्ट जम्मू कश्मीर से है। हैंडीक्राफ्ट का प्रकार है रग्स बनते हैं, यानी कि कारपेट या चटाई आपको बनती हुई देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। इसको फिर से रिवाइव किया गया है अंडर द स्किल इंडिया मिशन। नामडा आर्ट की खासियत यह है कि ये ट्रेडिशनल वीविंग नहीं करता है सर, ओके। सो इट यूज अ डिफरेंट टेक्निक कॉल्ड एज फेल्टिंग टेक्निक। क्या टेक्निक यूज करता है? फेल्टिंग टेक्निक यूज करता है। फेल्टिंग क्या है कभी बाद में पढ़ लेंगे। रग्स बनते हैं, इससे चटाई बनती है, अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स बनेंगे। और इसको अभी रीलॉन्च किया गया क्योंकि स्किल इंडिया मिशन से इसका सक्सेसफुल हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के दिन सर, ठीक है ना, इसका फिर से एक्सपोर्ट और उसको प्रमोशन करने के लिए बातें हुई। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। सो द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड कि फेल्टिंग टेक्निक क्या है। फेल्टिंग टेक्निक कैन बी रिलेटेड टू दी टेक्सटाइल्स। थर्ड, नामडा आर्ट कौन से स्टेट से है? जम्मू कश्मीर से है। चौथा है स्किल इंडिया मिशन, और मैंने तारीख बता दी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा सर, ठीक है। तो कश्मीर की पश्मीना तो सबको पता है टेक्सटाइल्स के बारे में। नामडा आर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रख के जाइएगा सर, ठीक है। इसके सिवाय हम हैंडीक्राफ्ट के कंटेक्स में ही देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हैंडीक्राफ्ट के कंटेक्स में ही बताने की कोशिश करूंगा। कहाँ गया हैंडीक्राफ्ट? ये रहा सर, ठीक है। अबाउट अ फेस्टिवल कॉल्ड एस विरासत, है ना, समझे। अब देखिए कि ये मैंने पिछले बार भी कराया था सर, ओके। सवाल नहीं आया था, पर कंटेक्चुअल सवाल आने की शक्यता पूरे पूरी है। क्यों? क्योंकि विरासत नाम का एक फेस्टिवल हमारी सरकार चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स चलाती है सर, ठीक है ना। तारे है बाराती, चांदनी है बारात सर, ओके, है ना। सातों फेरे लेंगे, साथ हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी, दिया और बाती सर, ठीक है। तो गाना है बहुत फेमस विरासत मूवी का। ये विरासत क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा सर, ठीक है। तो भारत की जितनी भी ट्रेडिशनल वीविंग आर्टिक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए तो अलग अलग प्रकार की टेक्सटाइल्स बनती है। गुजरात से पटोला बनते हैं, महाराष्ट्र से पैठनी बनती है, जैसे कश्मीर में मैंने आपको नामडा आर्ट के बारे में बताया। पूर्व में चले जाओगे बंगाल की तरफ तो आपको जामदनी आर्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो उन सबको प्लेटफॉर्म देने के लिए विरासत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बाय द स्टेट सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। तो भारत की अलग अलग प्रकार की साड़ीज की वेराइटीज को इसमें प्लेटफॉर्म मिला है। अब आपको यहां से सवाल आएगा कि कौन से स्टेट से क्या बिलोंग करती है। जैसे पोचमपल्ली करके एक टेक्सटाइल है, वो तेलंगाना से बिलोंग करता है, राइट, ओके। कांजीवरम आपको पता होगा इस बार जीआई टैग, इसको जीआई टैग है, पर इसको G20 में भी गिफ्ट किया गया था बहुत सारे स्टेट्स के लीडर्स को सर, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई इसकी कहानी किसके साथ जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी, छत्तीसगढ़ की बस्तर की तुषार सिल्क, अगर आपको पता होगा बस्तर में, ये अभी न्यूज के अंदर भी आपको था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। मध्य प्रदेश में महेश्वर या महेश्वरी, और चंदेरी, चंदेरी हैज आल्सो जीआई टैग सर, ओके। वही कहानी आप देखोगे तो यहाँ आपको प्रोमिनेंट साड़ीज के रूप में केरला की आपको बलरामपुरम साड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये टेक्सटाइल के नाम है, ऐसे याद रखिएगा। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, ये टेक्सटाइल से सीधा सीधा सवाल पूछ देगा कि मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी टेक्सटाइल कहां से बिलोंग करती है। जैसे गुजरात से पटोला है, टांगरिया है, राइट, है ना, भुजोड़ी है, मतलब भुज कच्छ से बिलोंग कर रही है, इसके लिए उसको कच्ची साड़ी भी कहते हैं। आप यूपी से देखोगे बनारसी आपको देखने को मिल जाएगी, तांचोई देखने को मिलेगी, एक सिल्क की है, ठीक है। कश्मीर से पश्मीना साड़ी की बहुत फेमस है, बिहार से भागलपुरी है, वेस्ट बंगाल की जामदनी बड़ी फेमस है, वो बांग्लादेश में भी बड़ी फेमस है सर, ठीक है। झारखंड में भी आपको टुसार सिल्क देखने को मिल जाएगा सर, ओके। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉर्म। आसाम में मुगा सिल्क बड़ा फेमस है, और पंजाब में आपको फुलकरी देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी वेराइटीज ऑफ टेक्सटाइल्स है अलग अलग स्टेट्स के, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने विरासत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, साड़ी फेस्टिवल है सर, ठीक है।
तो यूपीएससी पूछेगा कि व्हाट इज दिस विरासत ऑल अबाउट। ये पिछले साल भी मैंने करवाया था, उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशंस किया था, पर आपको टेक्सटाइल्स के बारे में इतनी चीजें तो एटलीस्ट क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है। ये विजुअल आर्ट इस बार एक और बात के लिए चर्चा में आया है, वो है विथ रेफरेंस टू हैंडीक्राफ्ट कॉल्ड एस लंबनी, लंबनी हैंडीक्राफ्ट सर, ठीक है ना। कौन सा है? लंबनी हैंडीक्राफ्ट सर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लंबनी हैंडीक्राफ्ट कहां से बिलोंग करता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो याद रखिएगा कि ये जो लंबनी हैंडीक्राफ्ट है, इट बिलोंग्स टू कर्नाटका, और G20 में ये चर्चा के अंदर था। इट इज अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी सर, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब है कि जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर डिजाइन बनती है, जैसे ये है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह से मशीन से की हुई एम्ब्रॉयडरी है। हमारा जो लोगो है सर, ठीक है। तो वैसे ही आपको कपड़े के ऊपर, रुमाल के ऊपर अलग अलग प्रकार की एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलेगी। दैट्स एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट, ओके। एंड वी विल फाइंड की जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी रीजनल कल्चरल मीटिंग्स भी हुई थी। तो उसमें हम्पी नाम की जो जगह है, उसमें G20 की कल्चर मिनिस्ट्री के साथ एक डिस्कशन हुई थी। उसमें लंबनी के हैंडीक्राफ्ट को प्लेटफॉर्म दिया गया था सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो लंबनी हैंडीक्राफ्ट कहां से है? कर्नाटका से है, याद रखिएगा। कर्नाटका के बहुत सारे गांवों में वहां की जो कम्युनिटी है वो ये बनाती है, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के रूप में आपको देखने को मिलता रहता है। और खासियत ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके बहुत सारे लोगों ने इसको पेट्रोनेट दिया है, कहा है कि भाई देखो, हमें लोकल वस्तुओं को आवाज देनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल का बेसिकली कैंपेन है। हमारे CWG यानी कि बेसिकली जो वर्किंग ग्रुप है कल्चर का, वो भी यही कह रहा है G20 का कि कल्चर फॉर लाइफ, इट इज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 कल्चर मिनिस्ट्री। तो बेसिकली इसको पेट्रोनेट देने की बात की गई है। तो एक ही सवाल आएगा कि व्हाट इज लंबनी हैंडीक्राफ्ट ऑल अबाउट, विच स्टेट इट बिलोंग्स टू? इट इज बिलोंगिंग टू कर्नाटका। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आई वुड से दी एम्ब्रॉयडरी आर्ट, ओके ना। तो एम्ब्रॉयडरी आर्ट का प्रकार है, हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर, ठीक है। ये हैंडीक्राफ्ट के कंटिन्यूएशन में ही आपको एक दो और भी है, जैसे एक है बाघ प्रिंट। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाघ प्रिंट। अब व्हाट इज दिस बाघ प्रिंट ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाघ प्रिंट, थोड़ी इसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। तो आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट के कपड़ों की अलग अलग प्रकार की प्रिंट होती है। जैसे एक है बांधनी, है ना। बांधनी का मतलब क्या होता है? टाइंग एंड डाइंग। तो गांठ बांध के कपड़े को कलर के अंदर डुबोया जाता है, उसको बांधनी आर्ट के रूप में पहचानते हैं। वैसे एक है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट की खासियत क्या है कि मध्य प्रदेश में बाघ नाम की जो जगह है, वहां की बहुत सारी खत्री कम्युनिटी के लोग हैं। वो क्या करते हैं कि एक मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड को पानी में या कलर में डुबो के सीधे सीधे उसके ऊपर थप्पा मारते हैं, बाघ है ना। तो उसको एक तरह से वुडन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं सर, ठीक है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब क्या है, समझ में आ गया आपको सर, ठीक है। कि ये जो डिजाइन है, ये पेन की डिजाइन है, इसको मैं अगर कलर में डाल के इसके ऊपर प्रिंट मारूंगा तो क्या होगा? तो ब्लॉक प्रिंटिंग होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर बाघ प्रिंटिंग की कहानी जो है, उसको अभी पेट्रोनेट देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्यों है? इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है क्योंकि एमपी का अंदर का ये जो बाघ प्रिंटिंग है, ये ऐसा कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से निकल के आया था सर, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति बदली, खास करके अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर, तो खत्री कम्युनिटी है, ये खत्री कम्युनिटी वी विल सी कि एमपी में माइग्रेट होती है, और फिर उसने इसको रिवाइव किया सर, ठीक है। तो ये लोग है ना, बाघ की जो गुफाएं है और बाघानी नदी जो है, वहां के आजू बाजू विस्तार में सेट हो गए, और वहां के गांवों के अंदर इन्होंने ये बनाने की शुरुआत की। इसके लिए इसका नाम भी हमें देखने को मिलता है, क्या बन गया? बाघ प्रिंट वाला नाम बन गया। तो बाघ रिवर है, बाघानी रिवर है, वहां पे बाघ केव्स भी आई हुई है। वहां पे ही हमें प्रिसाइसली वी विल कम टू नो कि ये बाघ प्रिंटिंग वाली हैंडीक्राफ्ट भी बनती हुई देखने को मिलेगी। ऐसा ही एक ब्लॉक प्रिंटिंग, ऐसा ही एक ब्लॉक प्रिंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग का एक एग्जांपल मिलेगा राजस्थान में। जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इट लुक्स वेरी गुड सर, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी एक ब्लॉक पेंटिंग का एक एग्जांपल मिलेगा, जहां सफेद कपड़े के ऊपर या ऐसे ही कोई प्लेन क्लॉथ के ऊपर अलग अलग प्रकार के थप्पे मार के ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। तो जरूर से मुझे बताइएगा कि राजस्थान में उसका कौन सा नाम है, बहुत ही फेमस आपको मिलता रहेगा। खैर, तो हैंडीक्राफ्ट से इतने मेन मुझे लग रहा है कि टॉपिक्स चर्चा के अंदर थे। इसके सिवाय अभी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन मुझे लग रहा है, जो आपको पूछा जाएगा बैकवर्ड लिंकेजेस के कंटेक्स्ट में, वो है लैंग्वेज को होने वाली कंट्रोवर्सी से, ठीक है।
अब देखिए लैंग्वेज को लेके एक होती है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो कंटिन्यूअसली मतलब है ना भारत के अलग-अलग विस्तारों में चलती रहती है। बट मैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को ज़्यादा एड्रेस नहीं करूँगा। मुझे एड्रेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल लैंग्वेज कंट्रोवर्सी व्हिच इज गोइंग ऑन सर। ओके, क्लासिकल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है बाय द वे सर? ठीक है, 7, 8, 10, 15, 25 कितनी है सर? ठीक है। सो देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस व्हिच आर कॉल्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट? देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस व्हिच आर कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके ना, जो राज्य की अपनी खुद की भाषा है सर। ठीक है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, राइट? है ना? है कि नहीं है नेशनल लैंग्वेज? बहुत बच्चे बोलेंगे है। भाई साहब याद रखना कि नेशनल लैंग्वेज का कंसेप्ट थोड़ा इंडिया के फेवर में मतलब या आज की तारीख में हमको संवैधानिक रूप से नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो संविधान में 8वीं सूची के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर विल सी की उसको मान्यता मिली है। दूसरा है क्लासिकल लैंग्वेज, है ना? एनी लैंग्वेज व्हिच हैज़ गॉट अ वेरी लॉन्ग एंटीसीडेंट। ऐसी कोई भी भाषा जिसकी इतिहास बहुत ही पूर्वकालीन हो, जिसमें फंडामेंटली कोई चेंज नहीं हुआ हो, जिसकी ओरिजिन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हो, आज भी वैसी की वैसी बोली जा रही हो, थोड़ा बहुत 19-20 होते हुए भी, तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। अब ऐसी सैकड़ों बहुत सारी क्लासिकल भाषा है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, आप देखिए मलयालम है सर, ठीक है ना, समझे, संस्कृत है, उड़िया है। अभी बात हो रही है क्लासिकल लैंग्वेज को लेके कि भाई आप क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस बंगाली को भी देना चाहिए सर। ठीक है। तो बंगाल के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी मैम, उन्होंने डिमांड किया प्राइम मिनिस्टर से सर, ठीक है ना, मोदी जी को। कहा कि भाई देखो हमारा बंगाली भी उतना ही पुराना है, क्या वो नाचे भालो भालो। तो हमारा भी हिस्ट्री जो है बंगाली भाषा का, वो भाषा भी बहुत पुरानी है, तो ये इतनी पुरानी है, इसको भी एक तरह से क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए सर। ठीक है। अब बंगाली को मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमको नहीं देखना है। यहाँ से हमको जो सवाल आएगा वो बंगाली लैंग्वेज से आ जाएगा सर, ठीक है ना, समझे, कि बंगाली लैंग्वेज कौन सी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इंडिया में देखोगे तो एक द्रविडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे साउथ की भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, दे बिलोंग्स टू द द्रविडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, बंगाली बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, इंडो आर्यन शाखा से बिलोंग करती है सर। ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाल की, एंड इनफैक्ट इट इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी, ऑब्वियस है सर। ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि ये स्टैट्स कहीं पे आर्टिकल के अंदर लिखे गए थे, सेवेंथ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज वेल। तो इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए, सेंसस के हिसाब से, तो ये क्लेम कर रहे हैं सर। ठीक है। तो दिस आर मोर ऑफ अ क्लेम एज वेल सर, है ना, इसके ऊपर तो डिबेट हो सकता है। ये सवाल तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि बंगाली का ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए पहले तो पुराने पीरियड के अंदर यहाँ पे प्राकृत चलती थी, अभ्रंश या अर्धमगधी चलती थी सर। ठीक है। फिर धीरे 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 पाल पीरियड आया, तो बंगाली साहित्य का इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो एक किताब लिखी गई है, बंगाली लिटरेचर का वर्क है, जिसे हम लोग कहते हैं चर्य पद। ये लिखा गया था हरि सिद्ध लोगों के द्वारा या सिद्ध लोगों के द्वारा। ये स्कॉलर थे बंगाली लैंग्वेज के, जिन्होंने वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म के ऊपर बुक लिखी थी सर। ठीक है। लेटर ऑन मिडिवल पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। मिडिवल पीरियड में अगर आप देखोगे इलिया शाही डायनेस्टी के द्वारा उसको स्टेट पैट्रोनेज भी दिया गया, और उसके बाद बंकिम चैटर्जी साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे स्कॉलर्स आपको बंगाली लैंग्वेज से मिलेंगे। भारत का पूरा इंटेलेक्चुअल रेनेसॉ जो है वो बंगाल से ही आपको मिलता रहेगा, राइट? ओके। तो एक तो बंगाली के हिस्ट्री से सवाल आएगा कि भाई द ममता चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आस्क प्राइम मिनिस्टर टू लिस्ट बंगाली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज सर। ठीक है। दूसरा सवाल आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके। तो याद रखना कि कोई भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ऐसे इजीली नहीं मिलता है। उसकी 1500-2000 साल का इतिहास चाहिए पहले तो सर। ओके। दूसरी उसकी खुद की लिटरेचर होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए, और वो भी ऐसी जो जनरेशन बाय जनरेशन यूज हो रही हो सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तीसरी कहानी, उसके अंदर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी का मतलब यह है कि आपने भाषा कहीं से बोरो की है, तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जाएगा सर। ठीक है। चौथी कहानी, उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ऐसा नहीं कि एक भाषा पहले बोली जा रही थी, फिर थोड़े सालों के बाद वो लुप्त हो गई, फिर से रिवाइव हुई। नो, इट शुड बी इन अ कंटिन्यूइंग वे सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसके कुछ क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। आज की तारीख में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको मिलती है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया सर। ठीक है। तमिल सबसे पहले है, तमिल इज दी ओल्डेस्ट वन एज वेल। ओके। तो ये सवाल आ सकता है, एक बार पहले भी आ चुका है 2015 या 14 के अंदर, कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारी भाषाओं की डिमांड चल रही है, नॉट ऑल आर इन्वॉल्व इन द क्लासिकल लैंग्वेज सर। ठीक है। तो ये हमको कहानी चल रही थी।
दूसरी कहानी इंटरेस्टिंगली हमें देखने को मिलती रहती है अबाउट अ लैंग्वेज कॉल्ड एज टोटो लैंग्वेज। क्या है टोटो लैंग्वेज? अब देखिए ये कहाँ की है टोटो लैंग्वेज, और ये क्यों न्यूज के अंदर था सर? ठीक है, तो न्यूज में इसके लिए था क्योंकि आर्टिकल आया। आर्टिकल में ये कहा गया था कि एक डिक्शनरी बनाई गई है, ये डिक्शनरी टोटो भाषा को लेके बनाई गई है, और टोटो भाषा मूलतः से बंगाल में ही बोली जाती है, पर बंगाल के पहाड़ी विस्तारों में, यानी कि दार्जिलिंग से सटे ऊपर जो पहाड़ी विस्तार में जाओगे नॉर्थ बंगाल में, भूटान की सटे बॉर्डर्स में, वहां पे आपको टोटो भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो उनकी भाषा लुप्त ना हो जाए, उनकी भाषा खत्म ना हो जाए, इसके लिए उसको बचाने के लिए वो जो टोटो लैंग्वेज की कम्युनिटी स्पीकर थे उन्होंने अपनी एक डिक्शनरी बनाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी भाषाएं भारत में ऐसी है जिनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है, वो खाली बोली के रूप में है। जैसे देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ डायलेक्ट, है ना, वो खाली जबान से बोल रहे हैं, पर उसके लिए कोई लिटरेचर नहीं लिखा गया, उसकी खुद की भाषा की जो स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। टोटो लैंग्वेज के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि वो लिखी जाती है बंगाली स्क्रिप्ट में सर, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है टोटो कम्युनिटी, याद रखिएगा सर, ठीक है। सो टोटो कम्युनिटी विच इज ए ट्राइबल कम्युनिटी सर, ओके, उसके द्वारा ये भाषा बोली जाती है, और वो इंडो टिबेटियन या साइनो टिबेटियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ना कि इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से सर, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए फैक्चुअल डेटा हो गया है। अ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड अबाउट द साइनो टिबेटियन की टोटो क्या है, टोटो लैंग्वेज क्या है, टोटो कम्युनिटी कौन से स्टेट से है, बंगाल से है या और कोई स्टेट से। बहुत सारे भीत विमांतर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ओके। तीसरी कहानी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में ही देख रहे हैं, वो है कोकब्रोक लैंग्वेज। कोकब्रोक लैंग्वेज है ना, कोकब्रोक लैंग्वेज, ओके। अब ये कहाँ से आया और इसका क्या कंटेक्स्ट है, ओके। तो त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, वहां पे ये कोकब्रोक लैंग्वेज बोली जा रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहले जो कोकब्रोक लैंग्वेज जो है वहाँ की काफी सारी कम्युनिटी के लोग हैं वो बोलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसमें एग्जाम जो ली जाती है या उसकी जो राइटिंग है, इसमें भी स्क्रिप्ट के रिलेटेड ही प्रॉब्लम है सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनली ये जो कोकब्रोक लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें रोमन स्क्रिप्ट अलाउड नहीं थी। रोमन स्क्रिप्ट यानी कि आज की तारीख में जैसे अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं वैसे सर, ठीक है। बट देन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया, अंडरस्टैंड, ओके। तो इनिशियली कोकब्रोक लैंग्वेज को लिखने के लिए बच्चों को स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दिक्कतें हो रही थी, और इसी के कंटेक्स्ट में सरकार पहले मना कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, कोकब्रोक की अपनी खुद की लिपि है, उसी में लिखा जाना चाहिए। आप हिंदी को हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी को कैसे अंग्रेजी में लिखोगे, वैसी बात हो गई है। बट फिर वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद लोगों ने हड़तालें की, स्ट्राइकें कर दी, ब्लॉकेड कर दिया रेलवे का, कहा कि भाई हम ट्रेन को जाने नहीं देंगे यहाँ से, है ना, हमारी भाषा को हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, सारी भाषा में रोमन स्क्रिप्ट यानी कि इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं। तो आप कभी हिंदी में लिखते हो ना, हिंदी यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, है ना, क्या कर रहे हो, तो आप लिखोगे के वाई ए, क्या कर रहे हो, के ए आर एच आर ए एच ई एच ओ सर, ठीक है। तो क्या कर रहे हो वो बेसिकली आपने हिंदी लिखा है पर अंग्रेजी स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में। तो कोकब्रोक की भी वही कहानी आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि उसको लेके अभी डिस्कशन चल रही थी। अदर देन दिस लैंग्वेज लिटरेचर में मुझे लग रहा है कि आपको सवाल अब नहीं आएंगे। अब थोड़ी बहुत लास्ट डिस्कशंस कर देते हैं विथ रेफरेंस टू दी अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस में खास करके ईयरबुक सेंट्रिक अपन थोड़ी डिस्कशंस करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ईयरबुक पार्ट। ईयरबुक के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि ईयरबुक से क्या क्या सवाल आ सकते हैं सर, ठीक है। तो एक है गांधी पीस प्राइज, ये गीता प्रेस को इस बार दिया गया था 2021 का सर, ठीक है। गीता प्रेस अगर आपको पता होगा गोरखपुर के अंदर से भगवत गीता के पब्लिकेशन के लिए जानी जाती है, रिलीजियस लिटरेचर के पब्लिकेशन के लिए सर, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज की बैकवर्ड लिंकेज से आपको सवाल आएगा सर, ओके, कि गांधी पीस प्राइज कौन इशू करता है, ये भारत सरकार का अवार्ड है या किसी और का है, इसमें कौन मेंबर्स है, कैसे जूरी रहती है, अलग अलग प्रकार के टॉपिक आपको पूछे जाएंगे सर, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज याद रखेगा, एक तो भारत सरकार का ही अवार्ड है ना, इट इज नॉट गिवन बाय एनी काइंड ऑफ एनजीओ, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट स्टार्टेड ऑन द एन्युअल ओकेजन ऑफ 120th बर्थडे ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। तो 1869 में वी विल कम टू नो कि गांधी जी का जब से जन्म हुआ था तब से लेके कंटिन्यूअसली 1995 के आते आते 125 साल कंप्लीट हुए। तो कहा गया कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी संस्था जो गांधी जी के बताए दर्शन, गांधी जी के बताए सिद्धांतों के ऊपर से चल रहा है, उनको हम लोग ये अवार्ड देंगे सर, ठीक है। अब इसमें से सवाल क्या आएगा, पहला सवाल आएगा क्या इंडियन को दिया जाता है या बाहर वाले लोगों को भी मिलता है।
तो याद रखना कि इट इज गिवन टू ऑल द पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। मतलब यू कैन बी इंडियन, यू कैन बी फॉरेनर, आप इंडियन भी हो सकते हो, आप बाहर से भी हो सकते हो। इनफैक्ट नेल्सन मंडेला जैसे, नेल्सन मंडेला को भी हमने ये अवार्ड दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि भाई देखिए हम सबको अवार्ड दे रहे हैं, हमारा ये मानना है सर, ठीक है ना, समझे। अब ये अवार्ड कौन डिसाइड करता है ना, कि भाई ये तो भारत सरकार है। तो भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर भी है, एलओपी भी है, चीफ जस्टिस है, और दो एमिनेंट पर्सनालिटीज आपको देखने को मिलती रहेगी, जो वी विल सी की गांधी पीस प्राइज के अंदर एक जूरी बनते हैं। जूरी मतलब 4-5 एक्सपर्ट्स इकट्ठे मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई फलाने भाई को अवार्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब देखिए कि अवार्ड में मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर अवार्ड्स के बारे में हमको ये चीज पता चलेगी कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं है। जैसे भारत रत्न देख लीजिए, भारत रत्न के अंदर हमें पता चलता है कि देयर इज नो मॉनेटरी इंसेंटिव। क्या गांधी पीस प्राइज के अंदर मॉनेटरी इंसेंटिव है? तो याद रखना कि यस, गांधी पीस प्राइज इंक्लूड्स मॉनेटरी इंसेंटिव। 1 करोड़ रुपीस का मॉनेटरी इंसेंटिव आपको देखने को मिलेगा। आपको एक अवार्ड मिलेगा, एक साइटेशन मिलेगा, लेटर लिख के मिला जाएगा कि भाई देखो तुमने ये अवार्ड जीता है, तुम कितने काबिले तारीफ हो सर, ठीक है। तो एक तो ये कहानी हमको क्लियर हो जानी चाहिए गांधी पीस प्राइज के बारे में। बहुत लोगों को ये गांधी पीस प्राइज मिला है। दिस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस एंड दिस इंक्लूड्स पर्सनालिटीज। ये भी आपका सवाल बन सकता है बैकवर्ड लिंकेजेस से, कि गांधी पीस प्राइज किन किन लोगों को मिलता है। व्यक्ति को भी मिलता है और संस्थाओं को, जैसे इसरो को भी मिला है, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, अगर आपको पता होगा, जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम किया है। इनफैक्ट भारत में जो बंधन मॉडल चलता है स्मॉल फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्मॉल बैंक्स का, बेसिकली ये ग्रामीण बैंक से ही हम लोग निकल के आएंगे सर। मोहम्मद यूसुफ नाम था उनका सर, मोहम्मद यूनुस नाम था, माय बैड सर, ओके, वाज द पर्सन जिन्होंने ग्रामीण बैंक के ऊपर काम किया। वी विल फाइंड अक्षय पात्रा, अक्षय पात्रा खाने की संस्था, सुलभ शौचालय, अगर आपको पता होगा, सुलभ इंटरनेशनल चलाता है, जो टॉयलेट्स के ऊपर काम करता है सर, ठीक है, इनको मिला है। मंडेला साहब को मिला है, तंजानिया के प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, ओमान के राष्ट्रपति को मिला है, मुजीबुर रहमान को मिला हुआ है। तो फॉरेनर्स को भी मिला है, लोकल्स को भी मिला है, इंस्टीट्यूशंस को भी मिला है, इंडिविजुअल्स को भी मिला है, सबको मिलता है। भारत रत्न का खाली भारतीय को मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है। वैसा गांधी पीस प्राइज में भी जरूरी नहीं है कि किसको मिलेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट अवार्ड्स की बात ही कर रहे थे, तो देख लेते हैं अबाउट द अवार्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न सर, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज के बाद सेकंड जो है वो है भारत रत्न। अब देखिए भारत रत्न इस बार जो है 5 पर्सनालिटीज को दिया गया है, 5। सो दिस इंक्लूड्स चौधरी चरण सिंह जी, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर। दिस इंक्लूड्स पीवी नरसिम्हा राव सर, ठीक है, वो भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एलपीजी के पीछे रिस्पॉन्सिबल। स्वामीनाथन साहब आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वामीनाथन साहब द पर्सन बिहाइंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर सर, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी जी एंड कर्पूरी ठाकुर सर, ओके। अब क्या इन पांचों पर्सनालिटी से पीटी में सवाल आने की शक्यता है? कम है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से आ सकता है मेंस के अंदर। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि फार्मर बिल्स को लेकर डिस्कशंस, डिबेट चल रहा है। चांसेस आर वेरी लेस, ओके। सो विल नॉट गो इनटू दैट साइड। अपन यहां देखने की कोशिश करते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर सर, ओके। तो बिहार के सीएम थे, और खासियत यह है कि इनको जननायक का टाइटल मिला था। 2 दफा बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वी विल ऑल्सो फाइंड कि इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, भारत रत्न पहली बार कब देना शुरू किया? क्योंकि हमको तो क्या बैकवर्ड लिंकेजेस ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिसको मिला है वो उनके पर्सनालिटी के सेंट्रिक कम सवाल आएगा सर, ओके। भारत रत्न कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको नाम बताता है कि हम चाहते हैं कि इन 3-4 समूह लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए सर, ठीक है। नॉर्मली भारत रत्न 3 व्यक्ति को ही एक साथ मिलता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 5 लोगों को भी मिला है, जैसे इस बार मिला सर, ठीक है। नॉर्मली भारत रत्न 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं मिलता है, वो भी हर साल देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे अभी 2024 में हमने भारत रत्न दिया, 24 की जनवरी में अभी डिक्लेरेशन किया, 26 जनवरी के दिन। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी ईयर विल बी अवार्डिंग द भारत रत्न टू मल्टीपल पर्सनालिटीज। भारत रत्न इज गिवन टू ओनली सिलेक्टेड पर्सनालिटीज, है ना, ये भी कंटेक्चुअल वे के अंदर हमको क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर, ठीक है। तो भारत रत्न में भी कोई पैसा नहीं है, देयर इज नो मॉनेटरी इंसेंटिव। उसमें भी एक लेटर ही मिलता है, यू गेट अ लेटर, यू गेट प्लेक, दिस काइंड ऑफ वी कैन से, आपको एक ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सर, ठीक है। और खासियत ये है कि ये आप टाइटल के रूप में यूज कर सकते हो इन द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इसमें एग्जेम्पशन है, मतलब भारत रत्न श्री एम एस स्वामीनाथन साहब। इनफैक्ट भारत रत्न पोस्टमसली भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था बट आज मिलता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उनको मिला,
कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन साहब ऑलमोस्ट गुजर गए। तो इट इज नाउ अवॉर्डेड पोस्टमसली, इनिशियली इट वाज नॉट अवॉर्डेड सर, ठीक है। तो एक ये भी खासियत है। भारत रत्न हमने विदेशियों को भी दिया हुआ है, मतलब भारतीयों को तो मिलता है ऑब्वियस है भारत रत्न, दो विदेशी सबसे प्रोमिनेंट है। ये तीन लोग ऐसे हैं, एक ऐसे व्यक्ति है जो विदेशी मूल के हैं पर वो नेचुरलाइज्ड हो गए थे, मतलब भारतीय बन गए थे, जिनका नाम था मदर टेरेसा। तो शी बिकेम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ओके, तो ऑब्वियस है कि वो फिर भारतीय बन गए, हमने भारत रत्न दिया फॉर सोशल सर्विस, ओके। वैसी ही कहानी आप समझने की कोशिश करिए, भारत रत्न वाज गिवन टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हैज आल्सो गॉट गांधी पीस प्राइज, तो वो ओवरलैप होता है, याद रखिएगा सर, ठीक है। तीसरी कहानी भारत रत्न के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो खान अब्दुल गफार खान को भी हमने भारत रत्न दिया। बादशाह खान कहते हैं उन्होंने लाल शर्ट या खुदाई खिदमतगार करके रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1930 के दौरान, जब भारत में सिविल डिसोबीडियंस हो रहा था। तो ये फैक्चुअल चीजें आपको भारत रत्न में क्लियर हो जानी चाहिए कि पोस्टमसली अवार्ड दिया जाता है। बहुत बार अवार्ड्स नहीं भी दिए गए हैं, बहुत साल ऐसे हैं जहां अवार्ड्स आपको नहीं मिल जाएंगे। इसमें मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, फॉरेनर्स को भी मिल जाता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। और इसमें आप अवार्ड का टाइटल को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। एक चीज याद रखना कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी गिवन एवरी ईयर, ओके। भारत रत्न में जरूरी नहीं है कि सबको देना चाहिए सर, ठीक है, हर साल देना चाहिए। 1954 में शुरू हुए थे, इनिशियली 3 पर ईयर था, फिर 4 भी हुआ, कभी-कभी 5 भी हुआ। इस बार तो 5 लोगों को दिया गया, मतलब बहुत ही रेयर इंस्टेंस में आपको ये मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे? पहले ये था कि भारत रत्न के क्राइटेरिया में यू शुड हैव एक्सपर्ट्स कमिटमेंट और यू शुड हैव अचीव्ड समथिंग इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। अब ये कहा गया है कि इट इंक्लूड्स एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब ऐसा कोई भी फील्ड जहां मनुष्य कुछ नया करके आ रहा है, समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न को लेके एक चीज याद रखेगा कि सिविल सर्वेंट्स को नॉर्मली नहीं मिलता है, पर रेयर केस में उनको भी देने की शुरुआत हो गई है सर, ठीक है ना, मतलब मिल जाता है, पर एज ए ड्यूटी के पार्ट में होंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा मानते हैं। खैर, तो एक ये कंटेक्चुअल पोर्शन था। अब भारत रत्न जिसको मिला है वो अपना टाइटल प्रीफिक्सेस के रूप में इनको यूज कर सकते हैं, बट एज ए नॉमिनल टाइटल, नॉट अपना जलवा दिखाने के लिए। तो ये भारत रत्न की कहानी है। भारत रत्न के सिवाय दूसरा है पद्मा अवार्ड, ये भी 1954 में। ये अवार्ड्स बेसिकली कौन डिक्लेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाँ, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये जो पद्मा अवार्ड्स है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये कहाँ से डिक्लेयर होते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फाइनल इसका नोटिफिकेशन जाता है राष्ट्रपति को, और फिर गेजेट के अंदर पब्लिश होगा सर, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी की शाम को ये अवार्ड डिक्लेयर होता है, और इसका फंक्शन नॉर्मली मार्च अप्रैल में आपको मिलेगा सर, ठीक है। खासियत यह है कि पद्मा अवार्ड की सीक्वेंस ये है कि कोई भी व्यक्ति को पद्मा अवार्ड सीक्वेंस में ही मिलेगा। पहले पद्मश्री मिलेगा, फिर भूषण मिलेगा, विभूषण मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को डायरेक्टली पद्म विभूषण दे दिया। देखो, भारत रत्न आपको डायरेक्टली मिल सकता है, भारत रत्न आपको डायरेक्टली मिल सकता है, पर पद्मा अवार्ड के लिए आपको सीक्वेंस में जाना जरूरी है। तो यू स्टार्ट विथ पद्मश्री, दैट इज द फर्स्ट अवार्ड। अगर आप अपनी एंडोरेंस को बढ़ाते रहे, अच्छा कंट्रीब्यूट करते रहे सोसाइटी को, तो आपको पद्म भूषण मिलेगा और उसके बाद पद्म विभूषण मिलेगा। इसमें भी दो अवार्ड के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। तो टोटल अवार्ड की ड्यूरेशन 5 5 5 15 साल का टोटल गैप, 5 10 15 साल का गैप के बाद ही आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि पद्म अवार्ड्स नॉर्मली पोस्टमसली नहीं दिए जाते, बट इन सम केसेस पोस्टमस अवार्ड्स आर आल्सो गिवन। जैसे इस बार भी 2-3 बार ऐसा, 2-3 पर्सनालिटीज ऐसी थी जिनको पद्म अवार्ड्स पोस्टमसली दिए, मतलब मृत्यु के बाद भी मिले हैं सर, ठीक है। दूसरी कहानी हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि पद्म अवार्ड्स के केस में भी हम बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि 120 के आसपास हमने अवार्ड्स को फिक्स किया हुआ है। Many a times we also give it to the NRIs और OCIs, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि भाई देखो तुमने इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका काम किया है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 120, ये भी कंटेक्स्ट है। पद्म अवार्ड भी कभी-कभी आप देखोगे तो कुछ सालों में बंद रहे, जैसे इमरजेंसी के बाद के जो साल थे, या 1990s में हमने जब एलपीजी कर रहे थे, उसके बाद की जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुई, पर अभी तो रेगुलर आपको पद्म अवार्ड मिलते रहेंगे। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भूषण एंड पद्म विभूषण सर, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि हमें याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू अबाउट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द स्कीम्स रिलेटेड टू इट, ओके।
अब इंस्टीट्यूशंस में कौन से है, तो सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो अभी न्यूज़ में है, मतलब जो ईयरबुक के कॉन्टेक्स्ट में है, ईयरबुक के कल्चर के चैप्टर में से मैं सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस करा रहा हूँ, सब नहीं करवा रहा हूँ। इंडिया 2024 के अंदर में एक है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर, ठीक है, कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। विलियम जोन्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स तब उस पीरियड के अंदर गवर्नर जनरल था इंडिया का, 1784 की ये बात है। ओरिएंटल स्टडीज करने के लिए विलियम जोन्स आया था, जिसने संस्कृत और लैटिन के बीच में सिमिलैरिटीज बताई, और उसने कहा कि भाई देखिए भारत के अंदर कितनी क्या कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पास्ट है संस्कृत और इंग्लिश को लेके सर, ठीक है। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बन के आया था सर, ओके। इसमें यह कहा गया था कि हम सब कुछ रिसर्च करेंगे जो मनुष्य के द्वारा परफॉर्म किया गया और नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, हम सबके ऊपर रिसर्च करेंगे सर, ओके। तो इनकी संस्थाओं के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ने 1940s और 50s में ये कहा कि भारत के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च को लेकर हमें और काम करना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी थी जिसने अजंता की डिस्कवरी की, एशियाटिक सोसाइटी थी जिसने बहुत काम किया। ये एशियाटिक सोसाइटी ने 1940s में इंडिया के अंदर आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए 44-45 में 3 ट्रस्ट बनाने की बात की। कहा कि लिटरेचर के लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए, म्यूजिक एंड डांस के लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए, और विजुअल आर्ट यानी कि आर्किटेक्चर के लिए, पेंटिंग्स के लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए। और ये एशियाटिक सोसाइटी का रिकमेंडेशन था, जिसके द्वारा 1944-45 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने फिर ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, और तीसरा हाँ आप देखोगे तो साहित्य अकादमी की स्थापना की सर, ठीक है। तो वी एस्टैब्लिश 3 डिफरेंट डिफरेंट अकादमीज, वन इज ललित कला, संगीत नाटक, एंड ऑल्सो वन मोर अकादमी दैट इज कॉल्ड एज द साहित्य अकादमी। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल संस्था है, कल्चर के रिलेटेड संस्था है, आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड संस्था है, सबके पीछे कहीं ना कहीं इसकी आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन सी संस्थाएं बनी। जैसे ललित कला अकादमी है, दिस इज कॉल्ड एज द नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए आपको ये जानी गई है सर, ठीक है। सॉरी, विजुअल आर्ट के लिए, माय बैड सर, ओके। सो दिस इंक्लूड्स पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी। आज की तारीख के अंदर क्या याद रखना है कि इसकी एंटीसीडेंट्स किसके साथ जुड़ी हुई है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के साथ जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई इसी ने ही रिकमेंडेशन दिया था कि भाई देखो भारत में एक कला और संस्कृति के लिए अलग से संस्थाएं बननी चाहिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रूप में आती है आज की तारीख में। तब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती थी जब इसकी स्थापना हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके डिपार्टमेंट में ये संस्था काम करती थी विजुअल आर्ट को लेके। ललित कला अकादमी विजुअल आर्ट को लेके है, याद रखिएगा। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अब तो फोटोग्राफी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है सर, ठीक है। दूसरी है संगीत नाटक अकादमी, म्यूजिक एंड डांस को लेके सर, ठीक है। भारत में क्लासिकल डांसेस की कोई भी रिकॉग्निशन होती है तो वो यही संस्था देती है। ये भी 1954 के अंदर ही बन के आई थी। क्यों बन के आई थी? क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए फॉर म्यूजिक एंड डांस इन इंडिया सर, ठीक है। तो 53-54 के अंदर बन के आई। इसका भी काम यही है कि भाई देखिए हम भी कैसे भी करके इंडिया में म्यूजिक एंड डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, थिएटर्स को हम लोग सबसे ज्यादा मान्यता दे दे सर, ओके। ये अकादमी 5 साल, मतलब इसके चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा होती है, और ये एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थी, आज की तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, क्योंकि इसको भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ही तब बन के आई थी, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी। तो संगीत नाटक अकादमी म्यूजिक एंड डांस को लेके है। थिएटर्स को लेके आपको देखने को मिलती है, इसके रीजनल सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर है, प्रोमिनेंट संस्था के रूप में आपको मिलेगी। तीसरी संस्था है वो है साहित्य अकादमी सर, ठीक है ना। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी को नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के रूप में भी पहचानते हैं, क्योंकि ये लिटरेचर के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है, बुक राइटिंग के लिए है, और लोग जितनी ज्यादा किताबें लिखे, जितना ज्यादा आर्टिकल्स लिखे, लिटरेचर का डेवलपमेंट हो, और लोग पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है ना। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ से क्रिएटिव राइटिंग को लेके उसको ये बनाने की कोशिश की गई है। तो इसको भी एशियाटिक सोसाइटी ने रिकमेंडेशन दिया था। 54 में ही यही बन के आई। और जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे ना, 24 भाषा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज मिलेगी।
उनका पैट्रोनेज देने का कामकाज ये साहित्य अकादमी करती है। तो अगर आप गुजराती में अच्छा साहित्य लिख रहे हो तो साहित्य अकादमी आपको अवार्ड देगी। अगर आप बंगाली में लिख रहे हो तो बंगाली के लिए भी आपको अवार्ड देगी। मराठी में लिख रहे हो तो मराठी में, इंग्लिश तो ऑब्वियस इसके अंदर इंक्लूड होगा ही सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि यू विल बी गिवन एन अवार्ड बाय द साहित्य अकादमी, दिस इज कॉल्ड एज अ साहित्य अकादमी अवार्ड। Interestingly, your work should be original and you will given a monetary incentive of 1 लाख। इनफैक्ट साहित्य अकादमी के साथ एजुकेशन के बारे में एक और बहुत बड़ा लिटरेचर के बारे में अवार्ड फेमस है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड सर, है ना, इसका नाम याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन, इट इज नॉट गिवन बाय साहित्य अकादमी डायरेक्टली सर, ठीक है, पर उसके साथ ही एसोसिएटेड है सर, ओके। भारतीय ज्ञानपीठ इज एन फाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, और वो ज्ञानपीठ अवार्ड देते हैं। ज्ञान की पीठ समझ में आ रहा है, एक ऐसा मठ, एक ऐसी जगह जो ज्ञान के कंटेक्स्ट में है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इस बार वी विल सी कि ज्ञानपीठ अवार्ड दो लोगों को मिला है सर, ओके। ये दोनों की दोनों पर्सनालिटी बहुत ही फेमस है, क्योंकि एक है गुलजार और दूसरे है स्वामी जी है सर, ठीक है ना। रामभद्राचार्य इनका नाम है सर, ठीक है। ये एक्चुअल सेंस में अगर आप देखोगे तो ही कैन नॉट सी, मतलब उनका विजन नहीं है, पर इन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है, खास करके रामायण के ऊपर, और उसकी जो एक्सपर्ट कमेंट्रीज है उसमें उन्होंने बहुत ही ज्ञान दिया है सर, ठीक है ना। तो ही नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस एज वेल। तो इन दोनों को इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। गुलजार साहब को उर्दू हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है, और रामभद्राचार्य साहब को बेसिकली रिलीजियस लिटरेचर के लिए मिला है सर, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। खासियत यह है कि इन्होंने इंडियन लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया। 1961 में अवार्ड शुरू हुआ था, ये बाद में शुरू हुआ, आफ्टर द साहित्य अवार्ड्स एज वेल सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली हमें ये पता होना चाहिए, 8 शेड्यूल में यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, है ना, अगर आप इनमें से कोई भी भाषा में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी सर, ठीक है। बाकी साहित्य अकादमी और भी इश्यूज करती है, बट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ओके। तो ये आपके अवार्ड हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। अवार्ड इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए आपको थोड़ी बहुत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिलेटेड एक दो टॉपिक और करवा देता हूं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है धारा, है ना। धारा, धारा शुद्ध धारा सर, ठीक है ना। धारा एक ऐड आती थी घी की या तेल की सर, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट इज धारा। याद रखना कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का पूरा एक कॉन्फ्रेंस हमने शुरू किया है एक्सचेंजेस को लेके। तो भारत में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो भी क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की जो नॉलेज सिस्टम है कंजर्वेशन को लेके, उसको लेके कोऑर्डिनेशन बड़े एजेंसीज के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, इसके लिए हमने ये धारा सिस्टम को शुरू किया है सर, ठीक है। इट्स अ यूनिक फ्लैगशिप इनिशिएटिव, है ना, एंड ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहां जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको ये कहा जाता है कि भाई आप कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हो, आप हम्पी से बिलोंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप मोढेरा से बिलोंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। इसके लिए ये पोर्टल हमने शुरू किया है, ये कॉन्फ्रेंस सिस्टम है जिसका नाम है धारा, नाम याद रखिएगा सर, ठीक है। दो दो लाइन से आपको पूछेगा कि व्हाट इज धारा, तो उस टाइम पे हम लोग को पता चलेगा कि धारा हमको लग रहा है कि कोई ग्राउंड के रिलेटेड है, या कोई ग्राउंड कंजर्वेशन के रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड नहीं है, ये कल्चर के रिलेटेड है सर, ठीक है। वैसे ही वी विल फाइंड कि एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है किला और कहानियां, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे नाम है किला और कहानियां सर, ठीक है। तो किले की कहानियों को इंक्लूड करते हुए फोर्ट्स इन इंडियन हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है फोर्ट्स के कंटेक्स्ट में कि मराठास के जो फोर्ट्स थे उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर हमने नॉमिनेट भी किया है, राइट, ओके। तो उसी के कंटेक्स्ट में आप चीजों को याद रखिए, उसी के कंटेक्स्ट में आप चीजों को याद रखिए कि फोर्ट्स की महत्वता और फोर्ट्स की प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए हमने किला और कहानियां नाम की जो क्या कह सकते हैं कि एक कैंपेन लॉन्च किया है सर, ठीक है। इसके सिवा एक कैंपेन है कलांजलि करके, कलांजलि सर, ठीक है ना। ये आपकी सेंट्रल विस्टा और दिल्ली के कंजर्वेशन को लेके था। खैर, लास्ट जो हम लोग को आज पढ़ना है, मुझे लग रहा है जहां से सवाल आएगा वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये संस्था भाई साहब बहुत न्यूज में है। क्योंकि इसमें एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो एक्ट है AMASR वो भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। तो याद रखना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो है विलियम जोन्स। क्यों? क्योंकि इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाई थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 1784 के अंदर, राइट। इसके बाद उसने बहुत सारा रिसर्च किया, बर्नियर, टवेनियर, जॉन दी ठेवेनॉट, अबे बार्थोलोमेव कैरे, ये सब बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए होते हैं। उन सबके रिसर्च को उसने ध्यान में लिया और कहा कि भाई देखो हिस्ट्री में इतने इतने लोग आए सर, ठीक है। उसके बाद और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स आएंगे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के ऊपर काम किया, किसी ने गुप्ता के ऊपर काम करने की शुरुआत की,
और ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि और भी ऑफिशियल्स के द्वारा इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन मिला है। ये सब आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन सब का नाम याद रखिए, पिछली बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है। तो जैसे एक आपको फ्रांसिस बुकैनन देखने को मिलता है, जिसको टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के अंदर अपॉइंट किया गया था कि भाई तू मैसूर की हिस्ट्री खोल के दिखा, और फिर वहां से विल सी की वो कॉलिन मैकेंजी आया, कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की डिस्कवरी करवाई, राइट, ओके। वैसी ही कहानी आपको एस टी कोलब्रुक की मिलेगी, जिसने उस दौर में एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी में भी कंट्रीब्यूशन किया था सर, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसने विजयनगर के ऊपर काम किया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रातों रात बनी हुई संस्था नहीं है, याद रखिएगा। इट वाज एन इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्म्ड इन अ वेरी ग्रेजुअल वे सर, ओके। ये ग्रेजुएशन चलते 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 1860s तक आते आते अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथ में आई। अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग कॉर्प्स का ऑफिशियल था, जिसने उस पीरियड में आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया, उसने जाके अपने ऑफिशियल लॉर्ड कैनिंग को कहा। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1860-61 के आसपास, ओके। और कहा कि भाई देखो, हमको आर्कियोलॉजिकल बॉडी की बनाने की स्थापना करनी चाहिए। पर कैनिंग ने कुछ सुना नहीं। कैनिंग वाज लाइक कि भाई देखते आगे देखा जाएगा सर, ठीक है। और फाइनली इन 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है कि चलो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे सर्वे करने की शुरुआत करो। ये सर्वे के रूप में बताओ कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हो सकता है। तो कनिंघम के हाथ में उस पीरियड में ह्यूएन सांग की ट्रांसक्रिप्ट थी। ह्यूएन सांग जो 5th 7th सेंचुरी में इंडिया में आया था, उसने किताब लिखी थी सी यू की। कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की। ये सी यू की नाम की बुक के अंदर उसने इंडिया की बहुत सारी जगहों का नाम बताया था। उसने वटापी का नाम बताया था, उसने नालंदा का नाम बताया था, उसने गुजरात का नाम बताया था, उसने आसाम का नाम बताया था। तो कनिंघम बहुत जगह के ऊपर गया सर, ठीक है, पर आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ नहीं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1870s तक आते आते फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो आप देखिए कि आर्कियोलॉजी को लेके ब्रिटिश ने बहुत सारे ऑफिशियल्स भेजे हैं, अलग अलग पीरियड में बहुत सारे लोगों ने आर्कियोलॉजी में काम किया है। एएसआई की स्थापना 1871 के अंदर होती है ऑफिशियल सेंस के अंदर, जहां कनिंघम को कहा जाता है कि भाई तुम जाओ, तुम फिर से इसको रीअपॉइंट करो और फिर देखने की कोशिश करो कि क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ-कुछ गवर्नर्स ऐसे थे जिनको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे जॉन लॉरेंस का नाम सुना होगा आपने। ये भारत का गवर्नर जनरल बना 1866 के आसपास, जिसने अफगानिस्तान को लेके एक पॉलिसी अपनाई थी, मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी। ये लॉरेंस ने कहा कि भई आई डोंट सी एनी मेरिट एंड विजन इन आर्कियोलॉजी, तो उसने उसको बंद करवा दिया सर, ठीक है ना? मतलब ही डिडंट गिव मच ऑफ द importance to archaeology. But again in 1870s the archaeological development started taking place, एएसआई की स्थापना हुई, एंड देन ग्रेजुअली हमें ये पता चलता है कि एएसआई एक नोडल इंस्टीट्यूशन बन के आया भारत में कंजर्वेशन को लेके। अब एएसआई को मान्यता किसके अंडर में आई है? तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, पहली चीज याद रखना। दूसरी कहानी एएसआई की कहानी ये है कि एएसआई जितनी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है इंडिया के, उसका एंशिएंट मिडिवल जो भी मॉन्यूमेंट्स है, उसका प्रोटेक्शन का काम करता है अंडर एन एक्ट, है ना। इट्स अ स्टैट्यूटरी बैकिंग इसके पास में। वो एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। उसको हम सादी भाषा में एएमएएसआर एक्ट के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। एमसार एक्ट ऑफ 1958, और दूसरा है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा एएसआई के कंटेक्स्ट में सर। क्यों? क्योंकि एएसआई इन दोनों के थ्रू उसको लीगली पावर मिला हुआ है। तो अगर आप कहीं से कोई मूर्ति चुरा के लेके आ गए, है ना, आपने स्मगलिंग कर दिया कहीं और फॉरेन में जाके बेच दी, है ना, गुप्ता पीरियड की या भीमबेटका का कुछ उठा दिया, तो वो आपको एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर वो लिटिगेट मतलब वो ना केस हो जाएगा सर, ठीक है। स्मगलिंग और बाकी सारी धाराएं भी लगेगी। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन रिमेन्स एक्ट बहुत बार न्यूज में है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें ट्रेसपासिंग हो जाता है, बाहर के लोग घुस जाते हैं, आजू बाजू में आप देखोगे तो डेवलपमेंट हो जाता है। तो नहीं होना चाहिए, एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर द एएमएएसआर एक्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट ये कहता है कि भाई कुछ कुछ दायरा ऐसा है, 200 मीटर का, 200 मीटर का, 300 मीटर का, वहां कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आपको होता रहेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एएसआई इज नोडल हेरिटेज नोडल एजेंसी एज वेल। एएमएएसआर एक्ट के अंडर में भी काम करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर कोई भी मॉन्यूमेंट्स को डालना है तो वो एएसआई के थ्रू ही पूरा का पूरा जाएगा सर, ठीक है। और आज के तारीख के अंदर जो एएमएएसआर एक्ट है, जिसके कंटेक्स्ट में हमको ये पता चल रहा है कि इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए ये एक्ट बहुत न्यूज में आया था सर, ठीक है। अब हुआ क्या कि बहुत सारी राज्य सरकार ने कोई एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके बाजू में एक दुकान लगा दी, है ना, कोई सरकारी ऑफिस बना दिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो अंडर द एएमएएसआर एक्ट इट इज प्रोहिबिटेड टू कंस्ट्रक्ट एनी न्यू थिंग 100 मीटर्स ऑन द प्रीमाइसेस, है ना। तो यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, से फॉर एग्जांपल एक टेंपल है,
ये एक मॉस्क है, उसके 100 मीटर के दायरे में आप कुछ नहीं बना सकते, नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। 200 मीटर के अंदर भी करना है तो भी आपको परमिशन लेके करना पड़ेगा, पर ये फॉलो नहीं होता है, तो एंक्रोचमेंट का इशू बहुत चल रहा है। तो ये एक्ट न्यूज़ के अंदर था, थोड़ा बहुत इसके अंदर से देख लीजिएगा कि भई व्हाट आर द बेसिकली कॉन्टेक्स्ट। ये मूलतः से नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी और एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 अमेंडेड इन 2010 सर, है ना, 2010 के अंदर उसका अमेंडमेंट जो हुआ है उसके साथ ये काम करता है, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट। और बहुत लोगों को ये कहा किया गया है कि भाई तुम खाली करो, पब्लिक प्रीमाइसेस इवैक्यूएशन एक्ट है हमारा, उसके थ्रू खाली भी करवाया जाता है सर, ठीक है। बाकी एएसआई की और भी योजनाएं हैं, जैसे एक है अडॉप्ट हेरिटेज। आपने देखा होगा कि भारत की बहुत सारी धरोहर है सर, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेशन, ओके, जो कॉर्पोरेट कंपनी, जैसे रेड फोर्ट को हो गया, कोई टेम्पल हो गया, कोई प्रीमाइसेस हो गया। तो अभी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम चल रही है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से मतलब सवाल आएगा, बट आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अडॉप्ट हेरिटेज जो स्कीम है ये एएसआई के द्वारा लाई गई है सर, ठीक है। ये 2.0 लेके आया है, इसका 1.0 ऑलरेडी हो चुका है। नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटीज के द्वारा ये होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग कह सकते हैं, उसके थ्रू ये चीजें आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। दूसरा कल्चर को लेके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में लास्ट स्कीम जो है वो है मेरा गांव मेरी धरोहर सर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, हम लोग को ये पता चल रहा है कि भारत के गांव में बहुत सारी हिडन नॉलेज है, हिडन कल्चरल चीजें छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकल के आई। उसको हाईलाइट करवाने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर योजना आपको मिलेगी आईजीएनसीए और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आईजीएनसीए इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम करता है और इसने ये कहा कि भाई मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत हम इंडिया के अंदर वील सी की गांव और धरोहर की जो हिस्टोरिकल नॉलेज है, गांव की जो विलेज की अंडरस्टैंडिंग है, उन सबको हम लोग पब्लिश कराएंगे सर, ठीक है। तो देर आर कल्चर सेंटर्स, ओके ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स हमने बनाए हैं गाँव के अंदर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सबको कोऑर्डिनेट करके गांव की जो कल्चरल नॉलेज है, कल्चरल हिस्ट्रिकल इम्प्रिंट है, उसको अपन ने हाईलाइट किया है। तो ऐसे विलेजेस जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जाने गए हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है या इकोलॉजिकली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे विलेजेस जो बहुत ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं, विलेजेस जो रामायण महाभारत के साथ जुड़े हुए, उनकी मैपिंग की जा रही है आज की तारीख में। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था इसके साथ जुड़ी हुई है और इसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ तक मिलेगी सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कीप अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। काफी सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, थोड़ा फास्ट गया हूं क्योंकि संस्थाएं थी आज के क्लास के अंदर। एक और सेशन लेंगे इंटरेस्टिंगली एंड विल ट्राई टू कंसाइज एंड फिनिश ऑफ द आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री न्यूज। नेक्स्ट क्लास अपन मॉडर्न हिस्ट्री सेंट्रिक करेंगे। आज हमने ईयरबुक सेंट्रिक बहुत सारी चीजें कर दी है, बाय द वे वी हैव कवर्ड मेजोरिटी थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द ईयरबुक एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ईयरबुक सेंट्रिक अगर सवाल आएगा तो आप आराम से इसको आंसर कर पाएंगे इंस्टीट्यूशन एक्ट के सेंट्रिक सर, ओके। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक और सेशन के लिए वापस मिलूंगा, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।